हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। जैसे जैसे हमारी इंटरनेट की दुनिया बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी एट लार्ज जो है इस साइबर वर्ल्ड से अफेक्ट हो रही है। कुछ इश्यूज हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। वो इश्यूज हो सकते हैं प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ डाटा एट्सेट्रा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। With increase in cyber activity, the risk of safe communication has increased a lot. It poses and creates problems related to ethics and in general contains three main types of ethical issues. जैसे जैसे हमारी लाइफ जो है साइबर एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, क्योंकि हमारी लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाता है, तो हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो साइबर वर्ल्ड है ये कुछ लाइफ में हमारे इश्यूज को रेज करता है। कुछ मेन एथिकल इश्यूज जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं पर्सनल प्राइवेसी, एक्सेस राइट, हार्मफुल एक्शंस। जो मेरी पर्सनल प्राइवेसी है वो रिस्क में हो सकती है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल डाटा होता है इट कैन बी मिसयूज्ड, माय आइडेंटिटी कैन बी मिसयूज्ड बाय समबडी एल्स। और जो एक्सेस राइट्स हैं डाटा को, दे आर इम्पोर्टेंट दैट हु विल एक्सेस व्हाट इंफॉर्मेशन एंड एट व्हाट लेवल। और जो हार्मफुल एक्शंस होते हैं, जो जैसे कि हैकर्स या क्रैकर्स जो हमारे वेबसाइट को क्रैक कर सकते हैं और हमारी सिक्योरिटी, हमारे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमें देखने होंगे इसके अंदर इन दिस चैप्टर, दैट इज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट्स, आगे देखते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। व्हेन वी आर वर्किंग ऑनलाइन विद सम डिजिटल डिवाइस, then there are chances that we leave our traces while interacting on social media like Facebook, online shopping, etc. तो जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो तब चांसेस होते हैं कि हम जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वहाँ पे छोड़ दें और वो मिसयूज हो सकते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव फुटप्रिंट्स। तो एक्टिव फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? व्हेन यूजर इंटेंशनली शेयर देयर इंफॉर्मेशन, एग्जांपल्स आर sharing personal information on social media platform like Facebook, Instagram, Twitter, etc. कि हम जो है इंटेंशनली जब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको, तो वो एक्टिव फुटप्रिंट्स में आता है। इंटेंशनल और एक्सीडेंटल एक्सेप्टेंस टू इंस्टॉल कुकीज़ ऑन योर डिवाइस, तो जब आप काम कर रहे होते हैं किसी डिवाइस पर, आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपकी कुकीज़ जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग कुकीज़ को यूज़ करते हैं, वेबसाइट कहती है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आप उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो। तो ये इंटेंशनल या एक्सीडेंटल एक्सेप्टेंस होती है कुकीज़ को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए। और साइनिंग अप विद योर मेल अकाउंट वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म्स, जब आप साइन अप करते हैं अपने मेल अकाउंट से कोई फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, तब भी आप अपना एक्टिव फुटप्रिंट जो है उस वेबसाइट पर छोड़ देते हैं। तो ये कुछ केसेस होते हैं एक्टिव फुटप्रिंट्स के। देखिए पैसिव फुटप्रिंट्स क्या होता है? When users unintentionally share their information, examples are certain apps and websites that use geolocation to detect your location। जो आपकी लोकेशन को, कुछ ऐप्स होती हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लेती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, तो वो पैसिव फुटप्रिंट में आता है। When you get cookies installed in your device without knowing it, बिना आपकी परमिशन के आपकी जानकारी के बिना ही कुकी जो है आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाती है। और सोशल मीडिया न्यूज़ एंड एडवर्टाइजर्स हु टेक योर ओपिनियन ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड देन सेंड एडवर्टीजमेंट्स एज पर योर इंटरेस्ट एरिया। अननोइंगली जो है सोशल मीडिया न्यूज़ और एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो आपकी ओपिनियन लेते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसके बाद जो है आपको उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट्स जो है आपकी वेबसाइट पर, जब भी आप जहाँ पर भी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाई जाती हैं। तो ये अननोइंगली आपने ऐसा कर दिया है, तो ये पैसिव फुटप्रिंट्स में आता है। आगे देखते हैं नेटिजन्स एंड नेटिकेट्स।
नेटिजन जो होता है ये टर्म बनी है इंटरनेट सिटीजन से। जब हम नेट पे काम करते हैं तो वी आर नेटिजन्स। इट्स ए contraction of the word internet and citizen and refers to both a person who uses the internet to participate in society and an individual who has accepted the responsibility of using the internet in productive and socially responsible ways। तो उनको हम नेटिजन्स बोलते हैं। इसी तरह दूसरी टर्म है नेटिकेट्स। इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट एटिकेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स ओवर द इंटरनेट। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम इंटरनेट पे होते हैं, तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन एटिकेट्स, जैसे कि सोशल एटिकेट्स होते हैं, उसी तरह हमें नेट पे भी कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स ऑन एज ए नेटिजन। So these are the etiquettes which we should do and these are the ones which we should not do। तो देखते हैं इनको, जब क्या क्या हमें करना चाहिए। डूज में आता है वॉच योर टोन, हमें सॉफ्टली बात करनी चाहिए with the respecting the individual dignity of the person to whom we are talking। use emoticons as appropriate। इमोटिकॉन जो होते हैं हमारे एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, इसलिए जहाँ पर भी पॉसिबल हो उनको यूज़ करना चाहिए। बी जनरस एंड कोलैबोरेटिव, हमें जनरस होना चाहिए, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव होना चाहिए अपने बातों में। इंक्लूड ए सब्जेक्ट लाइन, जब किसी से हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं ओवर द नेट वी शुड इंक्लूड ए सब्जेक्ट लाइन, ताकि पूरा मैटर पहली लाइन से क्लियर हो जाए। एंड बी फ्रेंडली, हमारी अप्रोच हमेशा फ्रेंडली होनी चाहिए। यूज़ गुड ग्रामर एंड स्पेलिंग, हमें शॉर्टकट में नहीं लिखना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो प्रॉपर वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर राइट ग्रामर के साथ हमें यूज़ करना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, मैटर को जो भी हो उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहिए। ओबे कॉपीराइट लॉज, डोंट वायलेट द समथिंग विच कम्स अंडर द कॉपीराइट लॉज। बिहेव इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर, फॉर एनी रॉन्ग डूइंग यू विल बी कॉट, हमें हमेशा रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हम गलत करेंगे हम पकड़े जाएंगे बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने फुटप्रिंट्स वहाँ पे छोड़ देंगे। और इजीली बाई वी शुड नॉट कम अंडर द सर्विलेंस and we should not commit any kind of cyber crime। So we should be responsible and for any wrongdoing we should know that we are responsible for it। और इसी तरह डोंट्स में आता है डोंट यूज कोर्स रफ और रूड लैंग्वेज। जब कम्युनिकेट करते हैं हम नेट के ऊपर, रफ और रूड नहीं होना चाहिए कभी भी हमारे को। डोंट यूज कैपिटल लेटर्स, ओवर यूज कैप्स, क्योंकि ये इट डज नॉट कम अंडर डिसेंट लैंग्वेज। जब हम सारे कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। रिलाई ऑन फर्स्ट पर्सन, हमेशा नहीं रिलाई करना चाहिए कि हमेशा मैं नहीं लिखना चाहिए, आई। वी शुड ऑलवेज प्रमोट द वर्ड वी, लाइक अस, वी, दिस टाइप ऑफ वर्ड वी शुड यूज सो दैट वी मे प्रमोट ए टीम फीलिंग, ए कम्युनिटी फीलिंग। So we should not rely on first person। Forcing your preference on others, don't force your preference on others। You can keep your opinion and wait for others' opinion and neither force your opinion on others। And don't overuse abbreviations को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे को। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सरकेज़म, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए नेट के ऊपर, क्योंकि इससे एक इल फीलिंग डेवलप होती है और हमारा सोशल कम्युनिकेशन ख़राब होता है। एंड रिस्पॉन्ड टू ट्रोलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे खिलाफ हमें कुछ कमेंट्स करता है तो हमें रिस्पॉन्ड ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम अननेसेसरली एक अनहेल्दी डायलॉग में एंगेज हो जाएंगे और वो एक सिलसिला चलता ही रहेगा। फिर यूज़ ऑफ ऑफेंसिव कमेंट्स को ना यूज़ करें, जितना हो सके पोलाइट और डिग्निफाइड रहें तो अच्छा है। डोंट स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, अननेसेसरली स्पैम नहीं भेजने चाहिए। अनसॉलिसिटेड ईमेल्स हमें दूसरों को नहीं भेजना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ मेल्स हमारे को दूसरों को नहीं भेजनी चाहिए। तो दीज आर द डोंट्स विच वी शुड नॉट डू ऑन द नेट। तो ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स। तो आगे देखते हैं कुछ कम्युनिकेशन एटिकेट्स, जो कम्युनिकेशन के एटिकेट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है इसमें बी प्रिसाइज, हमें जो कुछ भी कहना है बिल्कुल हम एक्यूरेट रहें, प्रिसाइज रहें, अपनी बात को फोकस करके अच्छे से कम्युनिकेट करें हम। नेक्स्ट आता है बी पोलाइट। पोलाइटनेस एक
अच्छा कम्युनिकेशन बिहेवियर माना जाता है। अगर पोलाइटनेस है तो कम्युनिकेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है। तो जो डायलॉग है दो पर्सन के बीच में वो बना रहता है पोलाइटनेस रहने से। रूड और एरोगेंट बिहेवियर से ये जो कम्युनिकेशन लिंक जो है टूटने का डर रहता है। नेक्स्ट आता है बी क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स आप ट्रस्ट वर्दी रहें। आप ऐसा कुछ ना करें कि लोग आपकी बातों पे विश्वास ना करें, आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाए, आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस जो है वो चली जाए और लोग आपको ट्रस्ट ना करें, बिलीव ना करें कि आप जो कह रहे हो उसमें लोगों का ट्रस्ट ही ना हो। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखें कम्युनिकेशन के अंदर। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाए। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया एटिकेट्स। इसमें देखिए प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन रेपुटेशन। जो भी आपकी रेपुटेशन ऑनलाइन उसको हमेशा प्रोटेक्ट करें। ऐसा कुछ भी गलत काम ना करें जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। मेंटेन सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनल दो अलग से सोशल मीडिया अकाउंट बना के रखें, दोनों को मिक्सअप ना करें। बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर व्हेन सोशलाइजिंग। जब आप सोशलाइज करते हैं तो सब अपना बेस्ट बिहेवियर ही प्रैक्टिस में लाएं, कुछ अननेसेसरी अनहेल्दी बिहेवियर ना करें। डोंट बी ए सोशल स्पैमर। स्पैमर ना बने, अननेसेसरी जो है किसी को कम्युनिकेट ना करें इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बीइंग ए गुड ऑनलाइन बिल्ड ए गुड ऑनलाइन रेपुटेशन। अपनी जो है ऑनलाइन जो है एक अच्छी रेपुटेशन बनाएं। ऑलवेज शेयर यूजफुल एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। रूमर्स एंड अननेसेसरी अनहेल्दी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें, ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें जो कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो और दूसरों के लिए रेलिवेंट हो। और ऐसी कोई स्टूपिड इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी दूसरों के साथ शेयर ना करें। सो दीज आर द सम सोशल मीडिया एटिकेट्स। आगे देखते हैं डाटा प्रोटेक्शन। जो हमें डाटा प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है इसको जानने की कोशिश करते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अनप्रोटेक्टेड डाटा और ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी एज फार एज डाटा इज कंसर्न। लॉस ऑफ डाटा जो है इट कैन क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। कभी भी जो है कोई भी अनप्रोटेक्टेड डाटा नहीं होना चाहिए, तो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर डाटा लॉस हो जाए तो? फिजिकल डाटा लॉस। एक तो फिजिकली जो आपका डाटा था वो चला गया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट वाज, यू मे हैव टू बेयर बिग लॉस और a स्मॉल लॉस डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डाटा है। और अटैक बाय वायरस और वॉर्म, आप वायरस से भी अटैक हो सकते हैं और आपकी जो है सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। टारगेटेड बाय हैकर्स, हैकर्स हैं वो आपको टारगेट कर सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, आप कुछ काम करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे और डिनाइल ऑफ सर्विस और आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आ रहा है वहाँ पर। लॉस ऑफ मनी हो सकती है, अगर आपका कोई डाटा इंपॉर्टेंट डाटा चला जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दौरान तो कोई इसको मिसयूज़ करके आपके पैसे जो है आप ऑनलाइन जो है चुरा सकता है आपके पैसे को। तो लॉस ऑफ मनी हो सकता है आपको। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट रिस्क, आपका कोई काम है जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर आती है, कोई पार्ट ऑफ म्यूज़िक है, कोई पोएट्री आपने लिखी है, कोई पोएम लिखी है, कोई पिक्चर आपने बनाई है, ड्राइंग बनाई है, जो अगर ऑनलाइन आपके पास है और लॉस ऑफ डाटा होने से आपकी जो IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो रिस्क में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है आइए देखते हैं हम अपना डाटा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। तो वी कैन सेव अवर डाटा थ्रू वेरियस मीन्स एंड लेट अस सी देम। दे आर थ्रू डाटा इंक्रिप्शन। जो हमारा डाटा होता है वो हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्म में हमें भेजना चाहिए ताकि हम ऐसी अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट पे काम ना करें जहाँ डाटा इंक्रिप्शन नहीं होता है। सिक्योर वेबसाइट पे काम करें जहाँ पे HTTPS मीन सिक्योर होता है। उन सिक्योर वेबसाइट पे डाटा इंक्रिप्ट होता है और अगर कोई बीच में हमारा डाटा रीड आउट करने की कोशिश करता है तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इंक्रिप्टेड डाटा ही उसको मिलेगा। तो थ्रू डाटा इंक्रिप्शन ये एक जो है मेरा बेस्ट वे होता है हमारे अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है नॉट शेयरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स एट्सेट्रा। हमारे अपने पासवर्ड हैं या क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर है, पिन है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो जाए। नॉट ओवर शेयरिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स।
सोशल नेटवर्किंग साइट पे कभी कभी हम क्या होता है ओवर शेयर कर देते हैं आउट ऑफ एंथुजियाज्म और ट्रस्टिंग समबडी टू मच, वी स्टार्ट शेयरिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड बाय द अदर पर्सन। तो हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर शेयर नहीं करना चाहिए। अडॉप्टिंग कंप्लीट सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल थ्रेट्स, सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है हमें उनको यूज़ करना चाहिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉसिबल थ्रेट्स जो हो सकते हैं हमारे डाटा के लिए। अवॉइड ओपनिंग फिशिंग ईमेल्स, जो फिशिंग मेल्स आती हैं हमें उनको ओपन नहीं करना चाहिए, और वी मे फॉल ट्रैप इनटू अननेसेसरली दोज मेल्स। डोंट यूज़ पब्लिक वाईफाई कनेक्शन फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शंस, अगर आप पब्लिक प्लेस पे है और वहाँ पर वाईफाई फ्री अवेलेबल है तो कोई भी सिक्योर ट्रांजैक्शन वहाँ पे ना करें पब्लिक वाईफाई के ऊपर। बी अवेयर ऑफ इम्पर्सनेटर, जो लोग इम्पर्सनेटर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के किसी दूसरे की आइडेंटिटी के पोज करके आते हैं और किसी दूसरे की आइडेंटिटी को यूज़ करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो इम्पर्सनेटर्स से हमें बच के रहना चाहिए क्योंकि वी आर नॉट श्योर ऑफ देयर आइडेंटिटी, सो वी शुड नॉट इंटरेक्ट विद देम। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वो किसी और की फॉर्म में आके आपको अप्रोच करेंगे एंड यू विल फॉल इनटू देयर ट्रैप। तो हमें उनसे हमेशा अवेयर रहना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। जैसे कोई गाना है, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन है, कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, किसी का कोई और ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क है, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट, जो आपने उसको अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से उसको क्रिएट किया है। तो उस काम को जो है यू गेट सम स्पेशल राइट्स ओवर दैट अलाउ देयर ऑनर टू कम्प्लीटली बेनिफिट ओवर द यूज ऑफ देयर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो राइट्स होते हैं दे आल्सो इंटाइटल द ऑनर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग और डीलिंग विद देयर प्रोडक्ट विदाउट देयर प्रायर परमिशन। तो जब कोई दूसरा आदमी जो है आपके उस ओरिजिनल वर्क को अपना काम बता के कहीं पे यूज़ कर लेता है, अपने काम के अंदर कहीं यूज़ कर लेता है, तो वो वायलेशन होता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है और कॉपीराइट होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में पेटेंट आता है और ट्रेडमार्क आता है। जो पेटेंट होते हैं ये अनलाइक कॉपीराइट, जो भी कोई इन्वेंशन करता है उस ऑनर को एक पेटेंटिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद उसको पेटेंट का एक उसकी जो इन्वेंशन होती है उसको उसके ऊपर एक राइट मिल जाता है। मैंने पेटेंट इज ग्रांटेड द ऑनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। तो इस तरह से ये जो है इंकरेज करता है इन्वेंटर्स को कि जो अपनी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फाइंडिंग है वो एक विद इन देयर ऑन राइट, वो अपने राइट के रहते हुए दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी जो मेहनत होती है उसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। उनका जो पेटेंट होता है वो कोई दूसरा आदमी यूज़ नहीं कर सकता अपने बिजनेस में या अपने किसी भी वर्क के अंदर, उसको यूज़ नहीं कर सकता है वो। तो इस तरह पेटेंट एक स्पेशल राइट देता है आपको अपनी इन्वेंशन के ऊपर। और जो ट्रेडमार्क होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, नेम, डिज़ाइन, स्लोगन, लेबल एट्सेट्रा होते हैं जो कि आपके बिजनेस को, आपके काम को दूसरों से अलग करते हैं। तो जो आपका ट्रेडमार्क होता है बिजनेस का, वो कोई दूसरा आदमी अपने बिजनेस में उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो एक सीरियस कॉपीराइट वायलेशन होगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट का एक वायलेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉपीराइट, जिसमें कि लिटरली आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि नावल हो गए, पोएम्स हो गए, कोई प्लेस हो गए, फिल्म्स हो गई, म्यूजिकल वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गए, कोई ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, फोटोग्राफ, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल डिजाइंस एंड इवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी इसमें कॉपीराइट के अंदर आते हैं। कोई दूसरा आदमी अगर विदाउट परमिशन उनको यूज़ करता है तो वो सीरियस कॉपीराइट वायलेशन माना जाता है इन काम का। आगे देखिए प्लेजरिज्म। इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, जो कि इंटेंशनली किए जाते हैं या अनइंटेंशनली हो जाते हैं। अगर इस फिगर को देखें तो देखिए टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है। नंबर 1 है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल कॉपी किया गया कहीं से, वहाँ पे एक सोर्स रेफर किया जाता है कि यहाँ से हमने इसको रेफर किया है इस मटेरियल को, लेकिन वो सोर्स या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर वो गलत होता है। तो इसको सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म बोलते हैं, जिसमें एक गलत सोर्स कोट किया जाता है। जो भी उसको यूज़ कर रहा है किसी के मैटर को, उसमें एक रॉन्ग सोर्स
कोट किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कंप्लीट प्लेजरिज्म। इसमें जो होता है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वहाँ से पिकअप करके जो अपने नाम से उसको पब्लिश किया जाता है या अपने नाम से उसको यूज़ किया जाता है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को, तो इसको कंप्लीट प्लेजरिज्म बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि हम कुछ काम वहाँ से पिकअप कर लेते हैं, किसी का कुछ वर्क उठा के अपने काम में उसको डाल लेते हैं और विदाउट एक्नॉलेजिंग कि ये हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से काम को पिकअप किया है और वहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, उसको जब हम कोट नहीं करते हैं, रेफर नहीं करते हैं, तो इसको डायरेक्ट प्लेजरिज्म बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपना कोई पुराना काम जो होता है वहाँ से मैटर को पिकअप करके और एज ए ब्रांड न्यू उसको रिप्रोड्यूस करते हैं हम, और कहते हैं कि हमारा नया काम है ये, जबकि वो हमारा अपना ही कोई पुराना काम होता है। तो इस तरह के जो प्लेजरिज्म होते हैं उनको सेल्फ प्लेजरिज्म बोलते हैं। नंबर 5 पे जो प्लेजरिज्म आता है वो है पैराफ्रेसिंग प्लेजरिज्म। ये क्या होता है कि इसमें आइडिया तो किसी और का होता है, लेकिन हम कुछ वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, इधर उधर रिफ्रेश कर देते हैं उनको, और किसी और के आइडियाज़ को अपना कह के उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहलाता है पैराफ्रेसिंग प्लेजरिज्म, जिसमें कुछ वर्ड्स को इधर उधर चेंज कर दिया जाता है सिर्फ, लेकिन आइडिया किसी और का होता है। नेक्स्ट जो नंबर 6 पे जो प्लेजरिज्म है वो है इनएक्यूरेट ऑथरशिप। इसमें क्या होता है कि कोई ऑथर किसी ग्रुप में काम कर रहा होता है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन तो देता है, लेकिन जो मेन ऑथर होता है, जब फाइनली जो वर्क पब्लिश होता है तो उस ऑथर को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है उस काम का। तो ये क्या होता है कि ये इनएक्यूरेट ऑथरशिप हो जाती है कि काम किसी ने किया है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि एक छोटे ऑथर से काम करवाने के बाद पूरा का पूरा काम जो होता है किसी बड़े ऑथर के नाम से पब्लिश कर दिया जाता है, विदाउट इवन टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द ऑथर हु हैज एक्चुअली डन द वर्क। तो ये जो होता है ये इनएक्यूरेट ऑथरशिप प्लेजरिज्म कहलाता है। लास्ट जो 7th नंबर पे प्लेजरिज्म दिया है वो है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होता है वो जो ओरिजिनल वर्क होता है किसी का यूज़ करने के बाद ओरिजिनल वर्क को वो उसको कोट करना भूल जाता है, उसको कोट नहीं करता है या मिस कोट कर देता है, उसको गलत कोट कर देता है उसको, तो ये एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म के अंदर आता है। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ टिप्स हैं कि प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। यूज़ योर ओन आइडियाज़ एंड पुट देम इनटू योर वर्ड्स। जो आइडियाज़ होते हैं हमेशा हमारे अपने ओरिजिनल होने चाहिए और अपने ही वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। चेक फॉर ऑनलाइन टूल्स टू स्टॉप प्लेजरिज्म। कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये जो वर्क है हमारा ये ओरिजिनल है या पहले भी ऑलरेडी कहीं पर यूज़ हो चुका है ये। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है डोंट कॉपी द इंफॉर्मेशन बट रादर यूज़ बुलेटेड पॉइंट्स। अगर हम कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो एज इट इज़ उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को बुलेटेड पॉइंट्स में अपने वर्ड्स में यूज़ करते हुए उनको बुलेटेड पॉइंट्स में डाल के उनको यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज रेफर द सोर्स इन योर वर्क। अगर हम किसी दूसरे का कोई काम जो है उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा जो ओरिजिनल सोर्स है उसको हमेशा रेफर करना चाहिए वहाँ पर। ऑलवेज यूज़ कोट्स व्हेन रेफरिंग टू समवन ओरिजिनल वर्क। किसी के ओरिजिनल वर्क को कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं वहाँ पर, वो उसको कोट करके उनको रेफर करना चाहिए कि दिस हैज़ बीन यूज्ड, दिस इज़ द ओरिजिनल वर्क ऑफ समबडी एल्स विच इज़ गिवन इन कोट्स। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे हम प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है वो होता है कि यूज़ और रिप्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। किसी और का काम हम यूज़ कर लेते हैं और बिना उसके परमिशन के जिसके नाम से वो कॉपीराइट होता है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के, जैसे कि कोई इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ इंटरनेट से और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेता हूँ, या मूवी थिएटर में जाके पूरी की पूरी मूवी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पायरेटेड कॉपी जो है डिजिटल फॉर्मेट में हम उनको फिर यूज़ करते हैं, देखते हैं, रिलीज़ करते हैं, और जिससे कि ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर होता है फिल्म का उनका बहुत लॉस होता है उससे। और कॉपीराइटेड इमेज होती हैं वेबसाइट के ऊपर, मैं उनको उठा के वहाँ से और अपनी वेबसाइट में मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो वो भी एक कॉपीराइट वायलेशन होता है। और कोई इमेज को मैं लेके वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेता हूँ इधर उधर से, और फिर मैं अपनी वेबसाइट पे उसको यूज़ कर लेता हूँ विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट टू द ओरिजिनल वर्क। और या कोई
म्यूज़िक वेबसाइट से मैं कहीं डाउनलोड करता हूँ या फिल्म को डाउनलोड कर लेता हूँ विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर इट्स यूज़, या फिर मैं कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क जो होता है, लाइसेंस वर्क होता है या रिटर्न वर्क होता है किसी का, उसको मैं कॉपी करके अपने काम में उसको यूज़ कर लेता हूँ, तो वो भी एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। आगे होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट जो होता है कि अनऑथराइज यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क। कभी कभी जो लोग होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो किसी और का ट्रेडमार्क को थोड़ा बहुत चेंज करके कंफ्यूजिंग फॉर्म में उसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है ये ओरिजिनल ये जो ट्रेडमार्क है ये किसी ओरिजिनल कंपनी का ही ट्रेडमार्क है, लेकिन उसमें वो थोड़ा बहुत चेंज करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं ताकि लीगली वो बच सकें उससे। तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आता है। तो हमें किसी और का ट्रेडमार्क जो है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे देखिए डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM शॉर्ट में जिसको कहते हैं हम लोग। ये इट इज़ ए वे टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट्स फॉर डिजिटल मीडिया। दिस अप्रोच इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी that limit the copying and use of copyrighted works and proprietary software। तो जिनका ओरिजिनल वर्क होता है, ये उनकी तरफ से एक अटेम्प्ट होता है कि ये जो उनका ओरिजिनल वर्क है ये दूसरों के द्वारा यूज़ ना किया जाए। तो दिस टर्म इज बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब एनी टेक्नोलॉजी दैट इनहिबिट्स द यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट दैट इज नॉट डिजायर्ड और इंटेंटेड बाय द कंटेंट प्रोवाइडर। वो लोग इस तरह से डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट करते हैं ताकि उनका जो ओरिजिनल वर्क है वो दूसरों के द्वारा उसका मिसयूज ना हो। तो दिस एवरीथिंग कम्स अंडर द डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। आगे देखते हैं लाइसेंसिंग। इसकी डेफिनेशन जो है लाइसेंसिंग की, ए बिजनेस अरेंजमेंट इन विच वन कंपनी गिव्स अनदर कंपनी परमिशन टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पेमेंट। जिसमें एक कंपनी जो होती है दूसरी कंपनी को परमिशन देती है टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अंडर ए लाइसेंस, और उसके लिए एक पेमेंट होती है जो कि वो दूसरी कंपनी जो है जिससे वो लाइसेंस ले रही है उसको एक पेमेंट, स्पेसिफाइड पेमेंट देनी पड़ती है उनको। तो इसमें देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, जिस ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम जिसमें कि हम बाइंडिंग होती है गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। Software license typically provide end users with the right to one or more copies of the software without violating copyrights। उनके यूज़ के लिए हम परमिशन देते हैं उनको। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो हमें मिलता है हमारे पास वो राइट्स आ जाते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग एनी कॉपीराइट। द लाइसेंस ऑल्सो डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज एंटरिंग इनटू द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड मे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। वो सॉफ्टवेयर कैसे होगा, जो पार्टीज इसमें इंगेज होती हैं लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर, वो ये रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकती हैं दूसरे के ऊपर कि वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। व्हेन यू परचेज लाइसेंस सॉफ्टवेयर वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इन ए लार्जर सेंस। इट हेल्प्स द इकोनॉमी जनरेट कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स। जब हम पैसे दे के कोई लाइसेंस लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर का, तो हम जो एक्चुअली जो लोग उसके पीछे होते हैं इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, हम उनकी इनडायरेक्टली एक हेल्प कर रहे होते हैं, एक कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो कि हमारा एक लीगल कंट्रीब्यूशन बनता है उनको खरीदने के। जब पैसे देके हम खरीदते हैं तो पूरा इकोनॉमी में हेल्प मिलता है उन लोगों को जो उस पूरे प्रोग्राम के पीछे होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इन्हें लार्ज एंड सेंस हम क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी एक गुड इकोनॉमी को हम जनरेट कर रहे हैं, जिससे कि कंप्यूटर रिलेटेड जॉब जो है जनरेट होंगे। जब हम चुरा के पायरेटेड कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो वी आर रनिंग अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होता है, दूसरा जो होता है, वो उनमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। मान लीजिए उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बाद में वो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम लेकर आते हैं ताकि आप जो भी प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर पायरेटेड है तो वो आपको कॉपीज आपको नहीं मिल पाएंगी। इसलिए लीगल वर्जन हमेशा यूज़ करना चाहिए ताकि आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको मिलता रहे उस सॉफ्टवेयर के लिए। आगे देखते हैं
कितनी तरह के लाइसेंसेस होते हैं? पहले नंबर पर है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। प्रोप्राइटरी लाइसेंस जो होता है एक तरह का मालिकाना हक होता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे विंडोज़ है, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट को बिलोंग करता है। इसमें एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, जो कि ओनर के पास रिटेन होते हैं। दे रिजर्व ऑल द फ्रीडम एंड राइट्स टू यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार से जो होते हैं इसी प्रकार से जो ओपन सोर्स लाइसेंसेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर में अप्लाई होते हैं, वो जो होता है इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। सोर्स कोड अवेलेबल होता है ताकि यूजर जो होते हैं दे हैव राइट टू स्टडी, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट सॉफ्टवेयर एंड एम्फेसाइजेस ऑन सिक्योरिटी, कॉस्ट सेविंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसलिए ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है इट अलाउज कॉपिंग, स्टडिंग एंड मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर। इसमें सोर्स कोड जो होता है अवेलेबल होता है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करके इसको रिप्रोड्यूस कर लूँ ताकि और भी बेटर हो जाए। कोई स्पेसिफिक नीड है आपकी, आप चाहते हैं मैं इसको मॉडिफाई कर लूँ, तो इसलिए सोर्स कोड जो होता है ओपनली अवेलेबल होता है। इट कैन बी शेयर्ड विद अदर पीपल एंड दे आर इनकरेज टू वॉलंटरी इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये जो लाइसेंसेस होते हैं ये ओपन सोर्स लाइसेंस कहलाते हैं। आगे देखते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। जो जनरल पब्लिक लाइसेंस होते हैं उसके अंदर अगर जो ऑनर्स होते हैं वो एक लाइसेंस देते हैं जिसके अंदर you get the copying the software rights. There is no limit to copying the code. You can copy it on your own server and client server, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीली एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहें तो जब दूसरों को दे रहे हैं तो एक फ़ीस भी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो ये जनरल पब्लिक लाइसेंस के कुछ फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव कॉमन्स। इसके अंदर जो क्रिएटर होता है वो किसी इंडिविजुअल को या लार्ज इंस्टीट्यूशंस को एक वो एक फ्रीडम देता है ताकि उनका जो क्रिएटिव वर्क है वो उसको फ्रीली उसको यूज़ कर सकें। तो ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंडर में आता है। नेक्स्ट आते हैं अपाचे। अपाचे लाइसेंस जो उनके फीचर्स जो होते हैं, राइट्स आर नेवर एंडिंग, वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी ऑफ राइट्स होते हैं इसमें, राइट्स फॉर नो फी और रॉयल्टी, नो चार्ज नाइदर अपफ्रंट नॉर, इसमें राइट्स फॉर नो फीस और रॉयल्टी, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये अपाचे लाइसेंस के अंदर आता है। आगे देखते हैं हम प्राइवेसी लॉज। प्राइवेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंट्रोल व्हाट इंफॉर्मेशन वन रिवील्स अबाउट oneself over the internet and to control who can access that information. Users' privacy has many threats over the internet. Some are as follows कि प्राइवेसी लॉज जो होते हैं कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो और कौन कौन आपकी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ये लॉज प्राइवेसी लॉज के अंदर आते हैं। अगर उनका मिसयूज़ होता है तो वहाँ पर वो एक थ्रेट हो जाती है, आपकी प्राइवेसी से कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे देखिए थ्रेट्स हो सकती हैं इंटरनेट के अंदर। यूज़र ट्रैकिंग, जहाँ पे आपकी यू एज ए यूज़र योर मूवमेंट्स आर ट्रैक्ड बाय समबडी, उसको यूज़र ट्रैकिंग बोलते हैं। इलीगल एंड हार्मफुल कंटेंट एंड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स। तो आइए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो प्राइवेसी लॉज जो हैं, जो कहाँ कहाँ पे वो वायलेशन हो सकता है उनका, यूज़र ट्रैकिंग में होता है कि यूज़र ट्रैकिंग क्या होते हैं, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि हम कौन कौन सी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मुझे दिल्ली टू मुंबई एक फ़्लाइट पकड़नी है और मैं एक एयरलाइन में टिकट के लिए सर्च कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे अगर मैं कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ तो मेरे उस न्यूज़पेपर के अंदर जो है उस एयरलाइन का ऐड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरी एक्टिविटीज़ को चेक किया गया था, मैं कहाँ कहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर न्यूज़पेपर के अंदर उस एयरलाइंस का ऐड आ रहा है, क्योंकि जो मेरी एक्टिविटी थी वो जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने उसको क्लोजली मॉनिटर किया, अब वो उसी चीज़ का ऐड मुझे दिखा रहा है। इसी प्रकार जो है कुकीज़ जो है हमारे सर्वर पे इंस्टॉल कर दी जाती हैं ताकि जो जहाँ जहाँ मैं विजिट करता हूँ, जो सी भी वेबसाइट पे जाते हैं उसका सारा डाटा कुकीज़ में डाल दिया जाता है। और स्पाईवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो मेरे एक्टिविटीज़ को स्पाई करते हैं। वेब बग होते हैं, इसी तरह फिशिंग होते हैं, मेलेक्स और मेलिशियस प्रॉक्सी सर्वर होते हैं जो मेरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह से यूज़र की जो ट्रैकिंग की जाती है
ऑनलाइन जो है। और इलीगल एंड हार्मफुल कंटेंट जो होते हैं वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे होते हैं, जिसे कि हमें लीगली फाइट करने की ज़रूरत है इंटरनेट के ऊपर विद लीगल टूल्स। ऐसे ही ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के ऊपर अगर हम जाएं तो देखिए वहाँ पे जो रिस्क होता है, वहाँ पे थेफ्ट टू ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टॉकिंग हो सकती है। तुम्हारा आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, वहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी को चुराया जा सकता है, एंड समबडी कैन stalk you physically also, which causes you a lot of embarrassment, discrimination and blackmailing also। ये ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पे रिस्क होते हैं हमारे प्राइवेसी के। देखिए IT एक्ट 2000 जो है उसके अंदर 2 सेक्शन है रिलेटेड टू आवर प्राइवेसी। जहाँ पे प्राइवेसी अगर वायलेट होती है तो 2 सेक्शंस हैं जहाँ पे इनको प्रावधान किया गया है कि साइबर क्रिमिनल्स को पनिश किया जा सके। वो 2 सेक्शन जो हैं 43A है एंड 72A है। आगे देखते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम, द यूज ऑफ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड्स सच एज कमिटिंग फ्रॉड, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग आइडेंटिटीज और वायलेटिंग प्राइवेसी। और कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम लाइक हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग। यहाँ पे क्या है, या तो हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रूमेंट बना के यूज करते हैं दूसरों के खिलाफ तो क्राइम को कमिट करने के, जिसमें फ्रॉड हो सकते हैं, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन हो सकता है, स्टीलिंग आइडेंटिटीज हो सकती है, प्राइवेसी को किसी और की प्राइवेसी को थ्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं एज ए टूल टू कमिट ऑल दिस क्राइम्स। और नेक्स्ट केस में क्या होता है कि कंप्यूटर खुद एक विक्टिम बन जाता है। कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम लाइक हैकिंग है, फिशिंग है, आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, फिशिंग होती है, स्पैमिंग होती है। तो ये दोनों केसेस में ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं, लाइक हैकिंग, फिशिंग जिसमें फ्रॉड ईमेल्स होते हैं, रैंसमवेयर होता है, इलीगल डाउनलोडिंग होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं एक बार इन सबको। देखिए हैकिंग जो होता है वो एक अनऑथराइज और इलीगल एक्ट होता है किसी के कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रेक करने का, टू गेट एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस टू देयर डिजिटल सिस्टम। तो एक एथिकल हैकर्स भी होते हैं जो ये सिस्टम को स्टडी करते हैं कि सिस्टम में क्या लूप होल्स हैं ताकि उनको प्लग इन किया जा सके। जो भी लूप होल्स होते हैं हमारे सिस्टम में, एथिकल हैकर्स उसको हैक करने के बाद हमें बताते हैं कि ये लूप होल हो सकते हैं और हम उन कमजोरियों को दूर करते हैं ताकि कोई हमारे सिस्टम को हैक ना करे। उसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ क्रैकर्स होते हैं जिनकी बैड इंटेंशंस होती है, सिस्टम के इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए वो काम करते हैं, और जब वो सिस्टम को हैक कर लेते हैं तब वो कुछ डैमेज करते हैं, ऑनर को फाइनेंशियल डैमेज या उसकी रेपुटेशन को डैमेज करते हैं, या उसके डाटा को चोरी करके कहीं उसका मिसयूज करते हैं। तो वो लोग क्रैकर्स कहते हैं। जैसे कि एथिकल हैकिंग के कोर्सेज होते हैं, लेकिन एथिकल हैकिंग के कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन क्रैकर्स के कोई कोर्स नहीं होते, क्योंकि क्रैकर्स जो होते हैं वो बैड इंटेंशन से काम करते हैं। तो नेक्स्ट जो फिशिंग होता है वो, दिस इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे किसी का यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह हम जो कहीं से पता करने की कोशिश करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे पास कुछ फ्रॉड मेल्स आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है और आप हमारे को ये डिटेल भेज दीजिए, कुछ अमाउंट भेज दीजिए, उसके बाद आपको पूरा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ फ्रॉड ईमेल्स होते हैं जो फिशिंग का काम करते हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा के हमारे को हार्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह रैंसमवेयर होते हैं, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर एंड डिस्प्लेज मैसेज डिमांडिंग ए फी टू बी पेड इन ऑर्डर टू एक्सेस योर सिस्टम। तो वो आपके सिस्टम पे कंट्रोल करने के बाद कुछ फीस आपसे डिमांड करते हैं कि आप इतनी फीस देंगे तो हम आपके सिस्टम को रिलीज़ कर देंगे। तो ये रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इस तरह से काम करते हैं। और नेक्स्ट होता है इलीगल डाउनलोडिंग। जैसे कुछ मूवीज़ हो गई हैं, टू ऑब्टेन द फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, जिसमें आपका कोई भी राइट नहीं है। तो इस तरह की जो डाउनलोडिंग होती है ये डिजिटल पायरेसी की एक रूट काज होती है, इलीगल डाउनलोडिंग। हम बहुत सारे गाने, मूवीज़ वगैरह इलीगली डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इट इज़ द पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल अबाउट चिल्ड्रन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हम बच्चों को यूज़ करके ऑब्सीन मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नेट पर डाल देते हैं। पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग,
तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंडर आता है। ये बहुत ही सीरियस एंड हीनियस क्राइम है अगेंस्ट द चिल्ड्रन। तो इसको साइबर क्राइम जो सेल होती है हमारी पुलिस के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है इस तरह के साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं साइबर स्कैम जो होते हैं कैसे कैसे किए जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं ये फ्रॉड्स। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड होता है। इसके अंदर जो होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो होते हैं ये लोग विक्टिम्स का जो है विक्टिम के इलीगल यूज़ करके उसको अनएथिकल ट्रांजैक्शंस करते हैं ताकि उसको हुज फाइनेंशियल लॉसेस हो सके। जो भी विक्टिम होता है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद जो है विक्टिम को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है। नेक्स्ट आता है नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस। इसके अंदर जो होता है आपको इनकरेज किया जाता है कि आप पे करें किसी गुड्स को खरीदने के लिए, उसके बाद जो होता है गुड्स की डिलीवरी नहीं होती है। कोई भी जो सर्विस या आपको प्रॉमिस की जाती है वो सर्विस आपको नहीं दी जाती है। तो इस तरह से ये भी एक तरह की साइबर क्राइम में आता है क्योंकि इसमें डिजिटल मीडिया यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है स्पूफिंग और फिशिंग स्कैम्स, जिसके अंदर स्पूफिंग क्या होता है, इट्स ए टाइप ऑफ फ्रॉड इन विच ए फ्रॉडस्टर जो होता है ये पोजेस एज ए अनदर पर्सन और दूसरा पर्सन की आइडेंटिटी को यूज़ करके जो है बिजनेस का ट्रांसैक्शन करते हैं और जो वो ट्राई करते हैं किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन की वाइटल इंफॉर्मेशन को, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया या कोई पासवर्ड हो गए उनसे रिलेटेड, उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। जब उनके पास ये चीज़ें आ जाती हैं तब वो विक्टिम को काफ़ी लॉस होता है उससे। तो ये स्पूफिंग होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। इस केस में क्या होता है अनदर पर्सन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मिसयूज किया जाता है यहाँ पर विदाउट अप्रोप्रिएट कंसेंट फ्रॉम द राइट पर्सन। तो इसमें जो होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक किया जाता है ऑनलाइन और जिस ड्यूरिंग द वेब सर्फिंग ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है और उनको किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाया जाता है राइट पर्सन को, जिसकी आइडेंटिटी को चुरा के वो वहाँ पर मिसयूज करते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है उसमें वो आती है ऑक्शन फ्रॉड। इसमें क्या होता है पीपल आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन ऑक्शन एंड व्हेन द मनी इज पेड फॉर द ऑक्शन, या तो आइटम वहाँ पर दी नहीं जाती है या लोअर क्वांटिटी की लोअर स्टैंडर्ड की आइटम को दिया जाता है और घटिया किस्म के आइटम को डिलीवर किया जाता है। तो ये ऑक्शन फ्रॉड में आता है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं कि साइबर क्राइम को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेफ्टी टिप्स दिए हुए हैं टू अवॉइड साइबर क्राइम्स। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट विथ क्रिटिकल सिक्योरिटी अपडेट्स एंड पैचेस। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमें अप टू डेट करके रखना चाहिए। फायरवॉल वगैरह उसमें ऑन होनी चाहिए ताकि हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे थ्रू वायरस एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। डोंट ओपन ईमेल्स और अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेज। कोई भी अननोन सोर्सेज से हमें अटैचमेंट को नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट आता है रीड प्राइवेसी पॉलिसी केयरफुली व्हेन यू सबमिट द डाटा थ्रू इंटरनेट। जब इंटरनेट के थ्रू हम अपना डाटा सबमिट करने जा रहे हैं हमें ये श्योर करना चाहिए कि वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है और प्राइवेसी पॉलिसी क्या है उन लोगों की, वो कहीं आगे मिसयूज़ तो नहीं करेंगे हमारे डाटा को। तो हमें केयरफुल होकर तभी अपनी प्राइवेट डाटा को शेयर करना चाहिए। डिसेबल रिमोट कनेक्टिविटी। जो कोई आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सके वो उसकी कनेक्टिविटी को डिसेबल करके रखना चाहिए। यूज़ हार्ड टू गैस पासवर्ड। जो पासवर्ड होते हैं हमारे वो टफ पासवर्ड होने चाहिए ताकि कोई भी उसको क्रैक ना कर सके। डोंट यूज वर्ड्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। रिमेंबर दैट पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स एग्जिस्ट। ऐसे कुछ टूल्स भी होते हैं जो पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, तो सिंपल वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड लेटर्स इतना ऐसे डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए ताकि जो स्कैमस्टर्स हैं वो उसको क्रैक ना कर सकें। बैकअप योर कंप्यूटर डाटा ऑन डिस्क और सीडीज ऑफन। मान लीजिए अगर आपका कोई डाटा लॉस भी होता है, अगर कोई सिस्टम आपका हैक कर देता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए अपने कंप्यूटर का डाटा जो है किसी डिस्क में, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में और सीडीज़ वगैरह में उसको सेव करके रखना चाहिए ताकि आप उसका बैकअप लेते रहें और कोई आपको ज़्यादा लॉस ना हो पाए। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल्स, कीप दैम अप टू डेट। हमेशा जो है एक रिनोट कंपनी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि पेड वर्जन होता है
आप जो वेबसाइट से डाउनलोड करके फ्री वर्जन यूज़ करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए हमें एक प्रॉपर राइट कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, ताकि एंटीवायरस यूज़ करके आपका सिस्टम बिल्कुल सेफ रहे। और नॉर्मली जो होते हैं हम टेम्पटेड होते हैं, डाउनलोड करते हैं सॉन्ग्स वगैरह, वीडियोस वगैरह या कुछ गेम्स वगैरह हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, और उसी के अंदर जो हमारे सिस्टम की सेफ्टी जो होती है कंप्रोमाइज़ होती है हमारी। फॉर एन अननोन साइट डू नॉट एग्री टू यूज़ कुकीज़। कभी कुछ अननोन साइट्स होती हैं वो आपसे कहती हैं कि वी आर यूजिंग कुकीज़, और आप एग्री कर लेते हो, तो उससे भी आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स थे, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो हमारा सिस्टम सेफ रहेगा। तो ये था चैप्टर सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।